जी बच्चों, मॉक की डिस्कशन, कैश फ्लो का क्वेश्चन, मॉक की डिस्कशन, अ स्पेशल क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो, क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। ओरिजिनल मॉक के क्वेश्चन में बस क्वेश्चन नंबर मैं देख लूँ, ये 2 नंबर डिस्कस हो गया, 3 नंबर में कैश फ्लो का ही क्वेश्चन है और फॉर्मेट दिया हुआ है। 8 मार्क्स हैं। कहते हैं इन सब का क्या बताओ, इम्पैक्ट बताओ। हाँ जनाब, जहाँ पे मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है इकट्ठा, वहाँ पे चलते हैं। कहता जी, व्हाट विल बी द इफेक्ट, इंक्रीज, डिक्रीज और नो इफेक्ट अलॉन्ग विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज ड्यू टू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। If any alternative option exists, identify the other treatment in explanation section. अगर इसका कोई और अल्टरनेटिव भी मौजूद है ना, जो आप ट्रीटमेंट बताएंगे, तो उसका एक्सप्लेन करो दूसरा ट्रीटमेंट भी। अच्छा, कैश पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर 2 लाख रुपया। अब करना क्या था, ये 8 ट्रांजेक्शन नीचे जाके डिस्कस करते हैं। कहता है फॉलोइंग फॉर्मेट। वो क्या कहता है, मैं कहता हूं कि क्या करना है, फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना मजेदार किस्म के, ये वाला फॉर्मेट बताओ और इंक्रीज डिक्रीज ये वो बताओ। रेशियोज में ही आए हुए हैं, क्या यहाँ पे नहीं आ सकते? एग्जामिनर जब चाहे जहां से चाहे उठा सकता है, बना सकता है। सो आई डिड दैट। इफेक्ट ऑन कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। मैंने तो गाइडेंस देने के लिए यह भी बता दिया कि बना जनाब ये ऐसे ऐसे करना है आपने। आगे एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मेट ये रखना है, ट्रांजैक्शन नंबर तक लिख दिया, ताकि बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं हो कि करना क्या है। करने का बता दिया क्या करना है, अब सोचना है इन चीजों के ऊपर। कैश पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर को पेमेंट करने का क्या इंपैक्ट आएगा? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में क्या क्या इंपैक्ट आएगा? तो इसमें क्या है, ऑपरेटिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज आ जाएगा, कैश फ्लो कम हो जाएंगे, आउट हो रहा है। एंट्री के जरिए भी सोचा जा सकता है, क्रेडिटर डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, कौन से इलाके का? ऑपरेटिंग का। इधर कोई इंपैक्ट नहीं, इधर कोई इंपैक्ट नहीं, कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन में क्या बताएंगे? एक्सप्लेनेशन में बता देंगे जनाब कि क्योंकि हमने पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, लिहाजा कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, आउटफ्लो है, वर्किंग कैपिटल आइटम है, ठीक है, तो उसका कैश जा रहा है। और अब पेपर करने का अंदाज सीख लो जरा। क्या बार बार लिखना था इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट? बोले लिखना था ना, उसने यही कहना है इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट लिखो। तो पेपर में क्या टाइम सेव करना हमारा काम है या नहीं है? टाइम सेव करना हमारा काम है। तो मैंने यहां पर आप लोगों को सॉल्यूशन में यह भी बताया कि बेटा जी क्या करो, पेपर की टेक्निक यूज करो, लिखो आई हैव यूज्ड फॉलोइंग निमोनिक्स इन द आंसर। इंक्रीज आई है, डिक्रीज डी है, नो इफेक्ट नो है, एन है। अब ये बताएं, ये वाली चीज आपने लिख दी और नीचे क्या किए हैं, ये निमोनिक्स यूज किए हैं, तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा क्या हो रहा है। टाइम भी बार बार लिखने में नहीं लगेगा, टाइम क्या हो जाएगा आप लोगों का, सेव हो जाएगा। क्वेश्चन भी मुकम्मल, टाइम भी सेव, और वही टाइम कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा। तो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। मैंने ये वाली हरकतें थ्योरी के पेपर में की हुई हैं। कहां पे की हुई हैं? थ्योरी के पेपर में की हुई हैं। मेरे से सीए फाइनल में मेरी राइटिंग स्पीड स्लो थी। सीए फाइनल में मेरा एक ही पेपर रहता था, मुझसे पूरा नहीं हो रहा था, और पूरा ना होने की वजह से क्या हो जाता था, फेल हो जाता था। मैं 80 मार्क्स का पेपर करूंगा और थ्योरी के पेपर में तो मार्क्स तो वैसे ही आने हैं ना। मैंने कहा नहीं जी, अब स्पीड हैंड राइटिंग की तो मैं नहीं बढ़ा सकता, मैं कहां पे काम कर सकता हूं, मैं इस तरह के काम जहां पे होगा वहां पे मैंने टाइम सेविंग कर लेनी है। मसलन एक वर्ड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पूरा लिखना या PFDD लिखना,
और अगर वो रेपिटेशन में आना हो तो मैं स्टार्ट में, पेपर के बिल्कुल स्टार्ट में पहले पेज के ऊपर लिख दिया कि इसका मतलब क्या है, ये है। अब इसी तरह से मैंने क्या कर दिया है, क्या इंक्रीज लिखने में या आई लिखने में टाइम सेव है? और लिखने भी कितनी दफा है, पता नहीं कितनी दफा लिखना है। ले जी, तो पहली ट्रांजैक्शन एग्जामिनेशन टेक्निक थोड़ी सी बच्चों बता दी, माजरत चाहता हूँ, खाम में बोलने की आदत है। डिस्पोजल ऑफ मशीनरी फॉर कैश, क्या क्या इम्पैक्ट आएगा? तो ऑपरेटिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं आता, पक्की बात है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड के तहत जो गेन शेन होगा ना, वो भी डिस्पोजल ऑफ मशीनरी फॉर कैश, इतना है। कोई गेन या लॉस को भी कहेंगे कि यार यहाँ पर ये भी होना है, हालांकि ऑपरेटिंग में उसका कोई काम नहीं है, वो तो एक्चुअल में आप रिवर्स करते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट मेथड रह के सोचें, इसमें क्या सोचें, डायरेक्ट मेथड रख के सोचें। रिसीट फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, या एंड फॉर एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, बस ये चीज़ें रख के सोचें तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो डिस्पोजल मशीनरी का सिर्फ कहाँ पर है, इन्वेस्टिंग इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे प्रोसीड्स आई हैं। रिसीव इनवॉइस फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट ऑफ 250, ऑन अकाउंट, उधार पर लिया। कोई कैश की एंट्री नहीं बन रही, कैश डेबिट या कैश क्रेडिट हो ही नहीं रहा, लिहाजा इनका सब पे इंपैक्ट नो है। आप यही लिख सकते हैं कि इनवॉइस मिली है, कोई एंट्री नहीं बन पा रही इसकी, जिसका कैश के ऊपर है कोई इंपैक्ट हो रहा। पेड हाफ ईयरली डिविडेंड, हाफ ईयरली डिविडेंड, बच्चे ने कहा फाइनेंसिंग डिक्रीज हो जाएगा, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? ऑपरेटिंग में भी लिखा जा सकता है और फाइनेंसिंग में भी लिखा जा सकता है डिविडेंड। जोन सा भी लिखो, उसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या है एक्सप्लेनेशन में बताना है। ज्यादा बेहतर है कहां पे लिखो, फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग को लिखो, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बोलो कि ये ऑपरेटिंग में भी इंपैक्ट दे सकता है। एडजस्टमेंट नंबर 4 थी, ये डिक्रीज होगा। आउटफ्लो ऑफ कैश फ्लो एज डिविडेंड पेड मे आल्सो प्रेजेंटेड इन ऑपरेटिंग। जोन सी भी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं वो मुझे क्या करनी है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। मींस अगर मैं ऑपरेटिंग के अंदर ये चीज प्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे ऑपरेटिंग में ही प्रेजेंट करनी है। अगर मैं फाइनेंसिंग में कर रहा हूं तो मैं फाइनेंसिंग में ही करूंगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 5 नंबर, एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 2 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट मैंने एंटर किया है, एंटर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई एंट्री पास नहीं होती, लिहाजा सब में कोई इंपैक्ट नहीं है। रिसीव लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 5 मिलियन, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट, लॉन्ग टर्म लोन है, मींस फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बैंक पैसा बढ़ गया, इंक्रीज हो गई, बाकी जगहों पे कोई इंपैक्ट नहीं है। डिक्लेयर्ड एनुअल डिविडेंड ₹1.2 मिलियन, वजह पेड नहीं हुआ, सिर्फ हमने डिक्लेयर किया, मींस हमने एंट्री पास की, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अब जिसने ये याद की हुई है ना एंट्री, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट, वो तो ग्योरे, ठीक है। लिहाजा ओरिजिनल एंट्री हमेशा सीखा करें। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, कोई एंट्री नहीं है जो कैश को इंपैक्ट कर रही हो। डेप्रिसिएशन चार्ज, ऑपरेटिंग, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कैसे सोचा करो, डायरेक्ट मेथड के साथ सोचा करो।
आपने वही इनडायरेक्ट मेथड में चूंकि ऐड बैक कर देते हैं, एडजस्टमेंट फॉर लिख देते हैं, आपने कहा ये तो जनाब इंक्रीज होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हालांकि इसका भी इंपैक्ट कोई नहीं है। क्या डेप्रिसिएशन डेबिट कैश क्रेडिट होती है एंट्री, या कैश डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती है एंट्री? नहीं होती। सो सिंपल, कैश की ट्रांजैक्शन है ही नहीं, वो तो हम रिवर्स कर रहे होते हैं। जो उनसी आपने नॉन कैश एडजस्टमेंट लिख दी हुई है प्रॉफिट तक पहुंचने में, उसको रिवर्स करते हुए आप कर रहे होते हैं। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करो, सिर्फ ऑपरेटिंग को कैसे तस्वीर करो, डायरेक्ट मेथड के तहत तस्वीर करो। उसमें 3 चीजें आती हैं, रिसीट फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू सप्लायर, या पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड। कहानी खत्म, 5 या 4 लाइंस के ऊपर कहानी खत्म हो जाती है। तो यहां पर बच्चों ने क्या करना था, गलती करनी थी। कुछ बच्चे यहां पर भी गलती करनी थी, कुछ बच्चों ने मशीनरी में भी शायद गलती करनी थी, इनवॉइस के ऊपर। बाकी कदरे क्या था, आसान था, लेकिन चूंकि ऐसा सिनेरियो एग्जामिनर पूछ रहा है, इस तरह के काम वो कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज नो इम्पैक्ट वाला काम गो के रेशियोज में पूछ रहा है, लेकिन वो चीज़ कहीं पर भी आ सकती है। ये वाला भी एक एरिया है इंक्रीज डिक्रीज नो इम्पैक्ट वाला। तो मैंने कहा यार यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, लेकर आते हैं। एक दफ़ा बच्चों को पता तो होगा ना कि अगर आ जाता है तो कैसे इसने डील होना है। अच्छा जी, आप एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं जहाँ पे नो इम्पैक्ट है? जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं ये वाली, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। आप बस उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे। डेप्रिसिएशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो व्हेन वी ऐड डेप्रिसिएशन इन इनडायरेक्ट मेथड। ये आप लोगों के लिए, ये आप ना भी लिखें तो गुजारा चलेगा, मीन्स यहाँ तक काफ़ी है। जब हम ऐड डेप्रिसिएशन करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, हम एक्चुअली क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं नॉन कैश आइटम्स को, जो कि ऑलरेडी डिडक्ट होती है वाइल रीचिंग पीबीटी। ये पूरी एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ तक भी करके काम चला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3rd क्वेश्चन, जो कि कौन सा था, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का। जी, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम ये औखा सा वर्ड भूल जाएं तो क्या कोई शॉर्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं? तो शॉर्ट वर्ड यूज़ कर लो। फॉलोइंग आइटम्स आर यूज इन द आंसर, ऐसे कर लो। कोई जो समझ लगती है लिख दो। ये प्योर वर्ड है कि शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करने का, तो आप शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कर दो कि जी मैंने इंक्रीज के लिए आई है, डिक्रीज के लिए डी है, नो इम्पैक्ट के लिए एन है। कुछ भी ना ऊपर लिखो, सिर्फ ये लिख दो, आई इज इक्वल टू इंक्रीज, डी इज इक्वल टू डिक्रीज, नो इफेक्ट इज इक्वल टू एन, इन फॉलोइंग आई विल यूज दीज। इंग्लिश एग्जामिनर को समझाना मकसद है, ये वाला वर्ड कुछ नहीं रखता मानी। एग्जामिनर को ये बताना है कि आपने क्या काम किया, आपने टाइम सेविंग करते हुए क्या किया, बस, नथिंग एल्स।